आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड का 2019 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे जिससे आने वाले एग्जाम्स में आपको बेनिफिट मिले, और ऐसे करके हम बाकी क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, यानी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इंग्लिश को एक विदेशी भाषा या एक द्वितीयक भाषा के रूप में पढ़ाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, तो मैं सिर्फ सही विकल्प ही लिखूंगा ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लिश को हमको सेकेंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ाना चाहिए, जिससे हमको मेंटेन क्या करना पड़ेगा? टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। उससे क्या होगा कि हम लगातार, मेंटेन का मतलब होता है कि हम उसको बनाए रखें। किसको? इंटरेक्शन को, इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव, यानी संवाद और जो संचार है उस अप्रोच को हम बनाए रखें। तो इस पर्पज़ के लिए हमको इंग्लिश को एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, अदरवाइज़ फिर पूरा चैप्टर ही हम ऐसा लगेगा कि चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों ही डिस्कस करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि लिंग्विस्टिक इज़ अ स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक बेसिकली स्टडी किस चीज़ की होती है? तो हम सब जानते हैं कि जो लिंग्विस्टिक होता है उसका मतलब क्या होता है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि जो ह्यूमन है, जो मानव हैं, उनकी जो भाषा है उसकी स्टडी करना। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, यानी मनुष्यों की या मानव की भाषा का अध्ययन करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी होती है। तो देखिए, 2 टाइप की स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में कुछ दूसरी टाइप की स्किल आपसे पूछ ले। तो 2 टाइप की स्किल कौन सी होती है? एक होती है रिसेप्टिव स्किल और दूसरा होता है प्रोडक्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल होता है। रिसेप्टिव स्किल को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम पैसिव स्किल भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पैसिव स्किल क्या होता है, तो जो रिसेप्टिव स्किल होगी वही पैसिव स्किल होगी, और प्रोडक्टिव स्किल को हम क्या कहते हैं? एक्टिव स्किल कहते हैं। इसको एक्टिव स्किल कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब बेसिकली प्रोडक्टिव और ये रिसेप्टिव स्किल होती क्या है, ये कौन कौन सी स्किल होती है? देखिए, ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जो रीडिंग है, ठीक है, रीडिंग है और लिसनिंग है। जो रीडिंग है, जो लिसनिंग है, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। तो बेसिकली ये दोनों ऐसी स्किल्स होती हैं, ये दोनों ऐसे कौशल होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना। जैसे रिसीव करना होता है तो रिसीव से रिसेप्टिव, तो रिसेप्टिव का मतलब ग्रहण। तो एक ऐसा कौशल होता है जिसमें ग्रहण किया जाता है। तो जब भी हम कोई चीज़ रीडिंग करेंगे तो हम किसी चीज़ को, जिस भी चीज़ को हम पढ़ रहे होंगे उस चीज़ को हम ग्रहण करेंगे। अगर हम लिसन कर रहे हैं यानी सुन रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे? सुन कर के भी हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं और रीडिंग करके भी हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो ये 2 जो स्किल हैं, कौन कौन सी? रीडिंग और लिसनिंग, ये कैसी है? रिसेप्टिव है, क्योंकि इसमें हम ग्रहण करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन, जानकारी हमको दी गई है उसको हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसको पैसिव कहते हैं। लेकिन जो प्रोडक्टिव स्किल है इसमें हम ग्रहण नहीं करते हैं, इसमें हम स्पीक करते हैं यानी बताते हैं। तो इसमें स्पीकिंग हो जाएगा और राइटिंग हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्टिव स्किल है वो एक्टिव स्किल होती है, क्योंकि इसमें हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम लिख रहे हैं तब भी किसी इन्फॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये स्पीकिंग और राइटिंग ये कैसी होंगी? प्रोडक्टिव स्किल होंगी। और रीडिंग और लिसनिंग ये रिसेप्टिव। और आपसे पूछा गया था कि विच इज़ अ रिसेप्टिव स्किल, यानी 4 ऑप्शंस में से आपको एक सही करना था। तो आपके पास इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा
रीडिंग या फिर लिसनिंग, ये दो होंगी रिसेप्टिव, और बाकी इनके अलावा जो भी स्किल्स दी गई होंगी वो कैसी होंगी, प्रोडक्टिव स्किल होंगी या फिर कोई अदर स्किल हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला गया है कवर्ड का एडवर्ब क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कवर्ड का एडवर्ब क्या होगा। बेसिकली कवर्ड का मीनिंग क्या होता है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कवर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे कवर्ड का मीनिंग, तो हम सब जानते हैं कवर्ड का मतलब होता है कायर, और कवर्ड का आपसे क्या पूछा है, एडवर्ब पूछा है। तो एडवर्ब देखिए बहुत सिंपल, आपको मैं तरीका बताता हूँ। फिलहाल ग्रामर में इसको हम पढ़ेंगे भी अच्छी तरीके से, लेकिन एक तरीका बहुत सिंपल पहचान करने के लिए, अगर आपसे पूछे कि पहचान करो कि ये कौन है, एडवर्ब है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडवर्ब है तो एडवर्ब की ही बात करेंगे। अगर लास्ट में, अगर किसी भी शब्द के अंत में, और वो शब्द क्या हो सकता है, वो शब्द या तो कोई वर्ब दी गई हो, ठीक है, नाउन नहीं होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि नाउन नहीं होगा, वो वर्ब हो सकता है या वो एडजेक्टिव हो सकता है, या वो उसके अलावा कोई भी एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ब या एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब है, अगर इसके लास्ट में अंत में आपको LY लिखा मिल जाए, तो आप समझ जाना कि वो एडवर्ब की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्ब की या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, और खासकर वो वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वो एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको अगर हम लिखें कवर्डली, तो जो कवर्डली हो जाएगा वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है कि एडवर्ब ऑफ कवर्ड, तो कवर्ड का एडवर्ब क्या हो जाएगा, कवर्डली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। आगे मूव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जा रही है। तो यहाँ बोला गया है कि बून का एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, तो आपको बून का एंटोनिम बताना है। बून का मतलब होता है वरदान, और इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, तो या तो ऑप्शन में अगर कर्ज होगा, कर्ज नहीं है तो फिर बेन होगा, बेन नहीं है तो फिर मिस फॉर्च्यून हो सकता है, मिस फॉर्च्यून नहीं है तो कैलामिटी हो सकता है। तो जो बिल्कुल क्लोज होंगे वो या तो कर्ज होगा या फिर बेन होगा। तो फिलहाल मिस फॉर्च्यून या फिर कैलामिटी का भी हम यूज़ कर सकते हैं बून के एंटोनिम बताने के लिए। तो हम जानते हैं कि एक शब्द के बहुत सारे एंटोनिम हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपसे पूछता कि बून का सिनोनिम क्या हो सकता है, तो आप कह सकते थे इसका सिनोनिम या तो ब्लेसिंग हो सकता है या फिर गिफ्ट हो सकता है। तो इस तरीके से और भी कई सिनोनिम हो सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था बून का एंटोनिम, तो कर्ज होगा या फिर बेन, जो ऑप्शन में है आप टिक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात की गई है। तो 6 में बोला गया है कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। हमने टेंस पढ़े हुए हैं, तो अगर आप लोगों को DLED 4 सेमेस्टर के वीडियोस देखने हैं तो आप लोग YouTube पे सर्च करेंगे DLED इंग्लिश बाई अविचल एकेडमी, तो आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो काफ़ी आपकी हेल्प मिलेगी। और भी कई वीडियोस मैं उसमें ऐड कर दूंगा। एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूंगा कि और वीडियोस में ऐड करूं ताकि आपकी और हेल्प मिल जाए। तो अब यहाँ पे आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक सेंटेंस को। तो सबसे पहले सेंटेंस को लिखते, सेंटेंस क्या है। देखिए सेंटेंस बोला गया है कि ही इज़ राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। तो सेंटेंस क्या बोला गया है कि ही इज़ राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years, आपसे बोला गया है। इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इज़ है
और उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है, यानी इज़ प्लस आईएनजी यहाँ पे लगा हुआ है, और आगे यहाँ पे फॉर 5 ईयर्स की बात कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर देंगे, ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 ईयर्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस की जगह पे हमने क्या कर दिया, हैज़ बीन का यूज़ कर दिया, बाकी सारा का सारा वही है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हैज़ बीन या फिर अगर हैव बीन का इस्तेमाल हम कब करेंगे सेंटेंस में, यहाँ पे हमने हैज़ बीन का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आगे ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, ही। अगर यहाँ पे शी होता या इट होता तब भी हम क्या करते, या फिर कोई सिंगुलर एक वचन होता तब भी क्या करते हम हैज़ का यूज़ करते। अब यहाँ पे अगर हैव का इस्तेमाल हमें करना होता तो यहाँ पे या तो यू होता, या तो फिर दे होता, या फिर क्या होता, वी होता, या फिर कोई दूसरा प्लूरल होता। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियोस में। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है डैश वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम द का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा द वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। तो बस आपसे यही पूछा गया था, तो हमने 7 डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं 8 के बारे में। तो 8 में यहाँ बोला गया है कि ही इज़ इल डैश फीवर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ही इज़ इल डैश फीवर। तो यहाँ पर जो सही वर्ड है जो आप यूज़ करेंगे वो क्या होगा, विद होगा या ऑफ होगा या फिर ऑन होगा या फिर इन होगा। तो यहाँ पे ही इज़ इल, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विद, ही इज़ इल विद फीवर। ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिया होता, ही डाइड डैश फीवर, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। अब ऐसी प्रैक्टिस हम आगे और भी करेंगे। तो अगर यहाँ पे दिया होता कि ही इज़ इल और डैश करके फीवर, तो यहाँ पे विद का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे सेंटेंस कुछ ऐसे दिया होता कि ही डाइड और फिर डैश करके फीवर, तो यहाँ पे हम ही डाइड विद फीवर यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मौत की। तो हम यहाँ पे क्या करते, ऑफ का यूज़ करते, ही डाइड ऑफ फीवर। तो इस तरीके से सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 में क्या बोला गया है कि सी हैड डांसिंग फॉर 2 hours, यानी वो 2 घंटे से क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा, यहाँ पे ये हैड है और हैड के आगे डैश करके यहाँ पे जीरंड यानी आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है। तो हैड प्लस आईएनजी है, तो हम क्या करेंगे इसको, सी हैड यहाँ पे बीन का इस्तेमाल होगा, सी हैड बीन डांसिंग फॉर 5 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग, एक वर्ड एक सेंटेंस दिया गया है उसको आपको सही करना है। क्या बोला गया है कि वॉक केयरफुली लीस्ट यू में फॉल। तो थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं और फिर समझते हैं। क्या बोला गया है, वॉक केयरफुली लीस्ट यू में फॉल। तो देखिए अगर इस तरीके के वाक्य आपको दिखाई दें तो आप उसमें पहचानेंगे कंजक्शन को। यहाँ पे कौन सी कंजक्शन है, कुछ कंजक्शन फिक्स्ड होती हैं, उनके साथ में एक वर्ड यूज़ होता ही होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करूँ, अगर मान लेते हैं कहीं पे लिखा आपको मिल जाए ईदर, तो हमेशा आप ढूंढेंगे और। अगर और के स्थान पे कुछ और लिखा हुआ है तो उसको आप कट कर देंगे और वहाँ पे और लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको मिल जाए नीदर नॉर, अगर आपको नीदर मिल जाए तो उसके साथ आप हमेशा क्या करेंगे, नॉर का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नॉट ओनली लिखा मिल जाए तो आगे आप ढूंढेंगे बट ऑल्सो। तो इसी प्रकार अगर आपको लीस्ट लिखा मिल जाए तो आप ढूंढेंगे किसको, शुड को। तो यहाँ पे लीस्ट के आगे शुड यूज़ होगा, तो हमको बस वही ठीक करना है। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए लीस्ट यू में
फॉल। तो लीस्ट है और लीस्ट के आगे मे नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। लीस्ट यू शुड फॉल, यानी सावधानी पूर्वक चलिए अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में कुछ चीज़ें आई होंगी किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर ईदर है तो और का यूज़ होंगे, अगर नीदर है तो नॉर का यूज़ करेंगे, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे, अगर लीस्ट है तो शुड का यूज़ करेंगे। और भी ऐसे बहुत सारे कंजक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे। तो आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हमने 10 डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो 11 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि फिल द करेक्ट वर्ड, आपको सही वर्ड फिल करना है। यहाँ पे बोला गया है कि ही क्वेरल्ड अ ट्रिवियल मैटर, यानी उसका एक ट्रिवियल मैटर पे झगड़ा हुआ है। ट्रिवियल यानी एक तुच्छ टाइप का जो मैटर होगा उस पे झगड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके से कोई भी बात अगर झगड़े की हो रही है किसी भी मैटर के ऊपर, कोई भी एक मैटर है या कोई भी चीज़ के ऊपर अगर झगड़ा हो रहा है तो हम हमेशा यूज़ करते हैं ओवर। ओवर के और भी बहुत सारे यूज़ हैं। चैप्टर हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन, तो आप अगर देखना चाहें तो आप लोग यूट्यूब पे डालेंगे प्रीपोजिशन बाई अविचल अकेडमी। अविचल अकेडमी, अविचल अकेडमी ये आपकी ही अकेडमी है। आप लोग कमेंट में लिखेंगे आपको क्या चीज़ की डिमांड है, वो हम पूरी करेंगे। तो आपको इस पे मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं प्रपोजिशन को। तो ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो 12 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो इसका पहला है उसको डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है फादर said he is a good player, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप कह सकते हैं इसको फादर said, और जब आप कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे दैट लगाएंगे। फादर said दैट, आपने कॉमा हटाया, कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। फादर सेड दैट ही वॉज, यहाँ पे आप इस की जगह पे क्या करेंगे, वॉज करेंगे। ही वॉज अ गुड प्लेयर। इस तरीके से आप इसको सही कर देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें बोला गया है रीता। रीता सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो रीता ने बोला चलो मैच खेलते हैं। रीता ने कहा चलो मैच खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ विशेष बातों का। अगर सेंटेंस के अंदर लेट अस का यूज़ हो रहा है, लेट्स का यूज़ हो रहा है, लेट अस का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसके आगे, क्योंकि देखिए लेट जो वर्ड यूज़ हो रहा है, अब इसको समझते हैं। रीता ने कहा चलो मैच खेलते हैं, तो रीता ने या तो प्रपोजल दिया या तो रीता ने सजेस्ट किया चलो मैच खेलते हैं, खाली बैठे हैं चलो मैच खेलते हैं। तो यहाँ पे या तो हम बात करेंगे किसकी, सजेशन की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे किसकी, प्रपोजल की। तो अगर वो लेटस की बात हो रही है तो सजेशन की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे प्रपोजल की। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में हमेशा हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा एक और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे या तो हम यूज़ करेंगे दे या फिर हम यूज़ करेंगे वी की, ठीक है। तो आप इनमें से क्वेश्चन को सब पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसको आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे रीता सेड है, सेड की जगह पे क्या लिखेंगे। अच्छा रीता ने क्या करा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो मैच खेलते हैं, तो मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ मैच खेलने का, या फिर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि मैच खेलिए। तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, जो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है वो प्रपोजल है। तो हम क्या बोलेंगे, तो रीता ने प्रपोज किया, रीता प्रपोज्ड, रीता प्रपोज्ड दैट, कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे, रीता प्रपोज्ड दैट। अब यहाँ पे रीता थर्ड पर्सन है, तो रीता प्रपोज दैट
तो यहाँ पे हम दे का इस्तेमाल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। रीता प्रपोज दैट, दे, और दे जो लगा हुआ है उसके आगे क्या आएगा, दे शुड प्ले अ मैच। इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे तो हमको बोर्ड पे बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम कुछ लास्ट में या कुछ अदर वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को हम डिस्कस नहीं करेंगे बोर्ड पे, क्योंकि हमको उन क्वेश्चंस में थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं और उनको डिस्कस करना पड़ेगा, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम या तो लास्ट में डिस्कस करेंगे या फिर हम अदर वीडियोस में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को जो अलग अलग वर्षों में हुए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन, आपको सही कंजक्शन से फिल करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ईदर टेक इट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर ईदर लगा है तो हमें आगे ढूंढना है और, अगर और के बीच में गैप है तो वहाँ पे और फिल करेंगे। क्या बोला है, ईदर टेक इट, या तो इसे ले लो और या छोड़ दो। तो ईदर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, और का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे, ही इज़ अ गुड प्लेयर। ही इज़ अ गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी है, डैश अ बैड स्टूडेंट। तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ अ गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन, लेकिन मतलब बट अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन से इसको फिल करना है। तो यहाँ पे ही इज़ अ सुपीरियर, तो सुपीरियर के आगे क्या लिखा हुआ है, डैश और मी। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, ही इज़ सुपीरियर, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे टू, सुपीरियर टू मी, यानी वह मुझसे कैसा है, सुपीरियर। अगर यहाँ पे लिखा होता ही इज़ इन्फीरियर तो यहाँ पे क्या होता, तब भी यहाँ पे टू होता। इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि राम बीट्स हिम डैश अ स्टिक। तो राम बीट्स हिम, यहाँ पे विद का इस्तेमाल होगा, विद अ स्टिक। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। बोला गया है यहाँ पे दो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 में, पहला पार्ट है कि अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मिसैंथ्रोपिस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत करता है उसको हम बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। अगर आपसे पूछता है कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है, तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, हु लव्स मैनकाइंड। तो बस आपसे यही पूछा गया तो आपको यही करके आना है। उसके बाद अगर देखें इसमें और, तो यहाँ पे जो सेकंड इसका पार्ट है उसमें बोला गया है कि अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, यानी जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स का मतलब कीटाणु होता है, उनको नष्ट करने वाली दवाई का नाम क्या है। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से मारने वाली, आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको हत्या की जाती है, जिनको मारा जाता है, उनके लास्ट में साइड आता है, जैसे पैट्रिसाइड पिता की हत्या, सुसाइड खुद की हत्या, आत्महत्या बोलते हैं। तो इस तरीके से जर्म की हत्या क्या होगी, जर्मिसाइड। क्या हो जाएगा, जर्मिसाइड। तो इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी मैं पेपर्स बनाऊं इस तरीके से, अभी हमने 19 का डिस्कस किया है, और भी वर्षों के पेपर डिस्कस करूं, 18 के, 17 के, 16 के या फिर 2021 के, तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।